के श्री दिलीप सैकिया जी, हमारे संगठन मंत्री श्री अजय जम्वाल जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चौना मेन जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ मित्र और सहयोगी श्री किरण रिजिजू जी, हमारे साथ जिन्होंने काम किया और अरुणाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री तापिर गाव जी, हमारे नाबाम रेबिया जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा में, और मेरे साथ यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अरुणाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट श्री तपक लिंदो जी, हमारे सभी अरुणाचल प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ता सहयोगीगण जो आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सबको इस कार्यक्रम में आने के लिए मेरी ओर से और हम सब की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई। जब मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करता हूं, तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां भारत की भूमि पर सूरज की किरणें सबसे पहले पड़ती भी हैं और सूर्य देवता का आशीर्वाद भी अरुणाचल प्रदेश को सर्वप्रथम मिलता है। ऐसे प्रदेश को आज मुझे उनके कार्यकर्ताओं को संबोधन करने का मौका मिल रहा है। हमारे यहाँ हम कहते हैं कि अरुणाचल जागता है, उसके बाद ही सारा देश जागता है। यह अरुणाचल प्रदेश की विशेषता है। अरुणाचल प्रदेश भारत की संस्कृति और परंपराओं को एक प्रतिनिधित्व करता है और भारत की बहुत गहरी परंपराएं और ट्रेडिशंस और उसके साथ साथ संस्कृति का उद्योतक है तो वो अरुणाचल प्रदेश है। हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोग इस बात के लिए जाने जाते हैं, वीरता के लिए जाने जाते हैं, राष्ट्रीयता के लिए जाने जाते हैं, राष्ट्र से ओत प्रोत होकर देश की सेवा करने में हमेशा अग्रगणी रहे हैं। वैसे हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के लोग। ऐसे लोगों से मिलने का आज सौभाग्य मिल रहा है। साथ ही साथ यह ऑर्किड ऑफ कंट्री माना जाता है। ये बागीचों का देश है और वहाँ जिसको कहते हैं कि खेत खलिहान से ज़्यादा के साथ साथ बागीचों के लिए भी यह प्रदेश जाना जाता है। मित्रों, आज मुझे खुशी हो रही है कि मुझे ऐसे प्रदेश में वर्चुअली जुड़ने का मौका मिला है और वर्चुअली जुड़ते हुए अपने प्रदेश के नए कार्यालय का श्री गणेश करने का भी मौका मिला है। जब मैं नए प्रदेश बोलता हूँ, नया कार्यालय बोलता हूँ, अरुणाचल प्रदेश को नए कार्यालय के साथ इस मौके पर जुड़ने का मौका मिला है। और जब मैं नए कार्यालय बोलता हूँ तो मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से यह कार्यालय बनाया गया, जिस रूप में इस कार्यालय को हम सबको देखने को मिला है और जिस तरीके से इसको सजाया गया, अभी मैंने एक पिक्चर देखी, उसमें मुझे दिखने को मिला कि किस तरीके से इस कार्यालय को सजाया गया है और किस तरीके से कार्यालय में सभी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। मैं इसके लिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वाघे जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे पेमा खांडू जी को, प्रदेश के हमारे साथी तापिर गाव को और इसके साथ साथ हमारे किरण रिजिजू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस कार्यालय को बनाया है। मित्रों, जब मैं कार्यालय की बात करता हूं या ऑफिस की बात करता हूं तो मैं हमेशा इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिस एंड ए कार्यालय। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिस और आपके शब्दों में कहें केबा देरे। केबा देरे और ऑफिस में अंतर होता है। ऑफिस 10 बजे से शुरू होता है और 5 बजे समाप्त हो जाता है, लेकिन कार्यालय 5 बजे के बाद ही गतिविधि का केंद्र बनता है, जहां हम लोग सारी चर्चाएं और चर्चाएं भी इनफॉर्मल चर्चाएं, राजनीतिक चर्चाएं लेकर के करते हैं
और उसके साथ साथ कार्यालय या केबा देरे ऐसी जगह होती है जहां हमको संस्कार मिलता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन कार्यालय एंड ऑफिस, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ए केबा देरे एंड ऑफिस। केबा देरे एक ऐसी जगह होती है जहां हमको फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, किस तरीके से हम संगठन को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से लोगों को उसके साथ जोड़ें, यह हमको उसमें से जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं कि कार्यालय 5 क से खड़ा होता है और 5 क होते हैं कार्यालय, कोष, कार्यकर्ता, कार्यकारिणी और कार्यक्रम। ये 5 क होते हैं। कार्यकर्ता भी चाहिए, कोष भी चाहिए, कार्यालय भी चाहिए, कार्यकारिणी भी चाहिए और कार्यक्रम भी चाहिए। आज मुझे खुशी है कि अरुणाचल प्रदेश में कार्यकर्ता भी था, कार्यकारिणी भी थी, कार्यक्रम भी था। आज कार्यालय आपको मिला है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 दशक में खड़ी हुई है और अरुणाचल प्रदेश में 2 दशक में पार्टी ने अपने आप को एक रेंटेड कमरे से निकाल करके वह आज एक बड़ा कार्यालय में आज शिफ्ट होते हुए एक बड़ा रूप भी मिला है, ये हम सब जानते हैं। अगर मैं इस कार्यालय के बारे में चर्चा करूं तो हम जानते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन 472 स्क्वायर मीटर्स में हुआ है, 6 फ्लोर्स हैं और इसमें 33 कमरे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, ई लाइब्रेरी है, सदस्यता अभियान है, आईटी और सोशल मीडिया का कैमरा है और इसमें डिटेल में हम सब जानते हैं कि आप लोग कार्यालय का कंस्ट्रक्शन प्रदेश के ज़िलों में भी कर रहे हैं, जैसे पासीघाट, ज़ीरो, नामसाई, तिराप दिमोली, उसी तरीके से वेस्ट केमांग और भालूपोंग, इस तरीके से आप इन स्थानों पर भी आप कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे चल कर के वहाँ भी कार्यालय का कंस्ट्रक्शन होगा और उसको वहाँ पर भी कार्यालय के सुविधा हम सबको मिलेगी। मैं इसके लिए आप सबको बधाई भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप लोगों ने पार्टी को स्थायी रूप बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान किया है और कार्यालय को विकसित करके आपने एक तरीके से संस्कार केंद्र बनाया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मैं जानता हूँ कि इस कार्यालय के आने से आप सब लोगों के संस्कार भी और पार्टी की रीति नीति को समझने में यह उपयोगी उपकरण होगा। इसके साथ साथ आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता लिटरेचर, पॉलिसी, प्रोग्राम्स इसको और गहराई से समझ सकेंगे, जान सकेंगे, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम समय में लेकिन तीव्र गति से बढ़ी है। हमें याद है कि 1985 में हमारे पास 1 एमएलए होता था, आज हमारी सरकार है, 48 एमएलए है और हम सब ने यह भी हमको जान करके खुशी होती है कि पिछले ग्राम सभा के चुनाव में, ज़िला परिषद के चुनाव में और ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में सब में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। और अगर मैं ईटानगर कॉरपोरेशन की बात करूं तो 20 में से 10 स्थान भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। हमको इस बात की भी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी हर एक लड़ाई में पार्टी के साथ खड़ी होकर के कंधे से कंधा मिला करके उसने अपने आप को चलाया है और आगे बढ़ाया है। मित्रों, जब हम कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं, मेरी इच्छा थी कि मैं आऊं और आपके बीच में इसका उद्घाटन करूं, लेकिन कोरोना संक्रमण ने हम सब लोगों को घेर भी लिया और विपत्ति काल में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का मौका मिला है। लेकिन हमको इस बात की भी खुशी होती है कि जिस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अपने आप को कोविड से लड़ने के लिए तैयार किया, वह सच में प्रशंसनीय भी है और वह देश की ताकत के बारे में प्रतिलक्षित करता है। आप याद कीजिए, पिछले साल मैं तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहा हूँ,
पिछले साल हमारे पास कोरोना को टेस्ट करने के लिए एक लेबॉरेटरी होती थी जिसका नाम था NIV पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, और हमारे पास वहीं पर टेस्टिंग होती थी और देश भर के टेस्ट की कैपेसिटी 1500 थी। आज एक साल के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 25 लाख प्रतिदिन टेस्टिंग कोरोना की हो रही है। हमारे पास एक लैब थी, आज 2500 लैब्स हैं, 2500 लैब्स हैं। उसी तरीके से हमारे पास आइसोलेशन बेड्स अब 14 लाख से ज़्यादा हैं। ICU बेड्स हमारे पास 2000 थी, आज 81,000 है। आपको मालूम है पिछले दिनों ऑक्सीजन की कमी हुई और देश ने मोदी जी के नेतृत्व में एक सप्ताह के अंदर, यह हम जानते हैं, हम सबको पीड़ा है और हम सब लोग उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। हम पूरी विनम्रता के साथ उनके साथ खड़े हैं। हम पूरी विनम्रता के साथ उनके साथ, जहां हम उनके दुख में शरीक हो रहे हैं, वहीं हम ये बताना चाहेंगे कि यह शताब्दी की सबसे बड़ी महामारी, जिसके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की थी, ऐसी महामारी आई। लेकिन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जहां हम 900 मेट्रिक टन अपना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे, वहां हम लोगों 9,446 मेट्रिक टन हम बनाने लगे और यह हम लोगों ने देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने एक सप्ताह के अंदर जल से, थल से और नभ से, यानी पानी में भी हमारे शिप्स के माध्यम से और हमारे रोड के माध्यम से ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला करके, और उसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना करके, और इसी तरीके से वायुयान से भी, एयर से भी लिफ्ट करके देश में ऑक्सीजन की कमी को एक सप्ताह में पूरा करने का प्रयास किया है। हम इसके लिए सच में हम ये मानते हैं कि कमी हुई थी, लेकिन उसको पूरा करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी और एक सप्ताह के अंदर ऑक्सीजन के लिए पूरी योजनाएं बना करके उसको अमली जामा पहना करके लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाया गया। मित्रों, हम सब ये भी जानते हैं कि इस कोरोना की दूसरी वेव में प्रधानमंत्री जी ने पहले 2 महीने के लिए और बाद में दीपावली के तक के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में, मुफ्त में 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना और 1 किलो दाल, इस तरीके का देने का 80 करोड़ की जनता को देने का तय किया है, अप्रैल महीने से लेकर नवंबर महीने तक, दीपावली तक। और ये स्कीम जो एक्सटेंड की गई है, इसको नवंबर तक तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ हमारा ये जिम्मेवारी बनती है, अरुणाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार की और पार्टी की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी ज़रूरतमंद हैं उनको यह व्यवस्था, यह सुविधा तुरंत मिल सके, इसकी भी हमको कोशिश करनी चाहिए, इसको भी हमको पूरा करना चाहिए। हम यह भी जानते हैं कि कोविड के संक्रमण में अपनों को हम सब ने खोया है और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने ये तय किया कि जिस परिवार में जो बच्चे कोविड से अफेक्ट हुए, उनके माँ बाप नहीं रहे, ऐसे बच्चों के लिए 18 साल तक मंथली उनका अलाउंस देना, मंथली भत्ता देना, और साथ में जब वो 23 वर्ष के होते हैं तो उनके लिए 10 लाख रुपए का उनके लिए फंड का प्रोविज़न करना, मुफ्त में शिक्षा देनी, मुफ्त में उच्च शिक्षा देनी और मुफ्त में उनका इलाज कराना, इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस करना, यह भी उन्होंने करने का प्रयास किया है। अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, देखिए मित्रों, मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि हम सब लोग जब प्रधानमंत्री पूरी ताकत से देश को खड़ा कर रहे थे, उस समय कुछ लोग राजनीति कर रहे थे। और मैं ये इसलिए कहता हूं कि पहले वर्षों लग जाते थे, मैं तो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हूं, मैं तो जानता हूं चिकन पॉक्स को यहां से समाप्त करने में और टीका आने में कितनी देर लगी, दशक लग जाते थे। जब सारी दुनिया में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो जाता था, तब भारत शुरू भी नहीं कर पाता था। अगर हम बात करें पोलियो की, तो सारी दुनिया से पोलियो हट चुका था,
लेकिन हम अपना कार्यक्रम को चला भी नहीं पाए थे, यह भी हम जानते हैं। लेकिन जब कोविड आया तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी दिन तय किया, और उस समय अप्रैल महीने में यह तय हुआ कि हम अपना वैक्सीनेशन का रिसर्च भी करेंगे और वैक्सीन के कार्यक्रम को चलाएंगे। आप सबको जान करके खुशी होगी कि 9 महीने के अंदर एक नहीं दो वैक्सीन भारत को उपलब्ध कराई प्रधानमंत्री जी ने। और जब ये वैक्सीन बन रही थी तो उस समय क्या कहा जा रहा था? जब वैक्सीन बन रही थी तो हमारे वैक्सीन बनाने वालों का मनोबल तोड़ा जा रहा था। भारत बना पाएगा क्या? वैक्सीन का क्या होगा? इसमें ट्रायल्स हुए हैं क्या? यहां तक कि कह दिया कि डू नॉट कंसिडर अस टू बी गिनी पिग्स, डोंट पुट आवर लाइफ इनटू डेंजर, ये कांग्रेस के नेताओं ने कहा। यही नहीं, इसके साथ कहा वी आर नॉट रैट्स, हमारे ऊपर प्रयोग नहीं करो। किस तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिरेल करने का और मनोबल तोड़ने का काम विपक्ष के लोगों ने किया है, यह हम जानते हैं। लेकिन मोदी जी ने अभी दुनिया को तो छोड़िए, देश के अंदर 2 वैक्सीन बना करके रोल आउट कर दिया, यह हम जानते हैं। अब जहां तक प्रोडक्शन का सवाल है तो हम यह भी कहना चाहेंगे कि आज प्रोडक्शन 1 करोड़ वैक्सीन प्रति माह हो रहा है अप्रैल महीने में, और यह वैक्सीन जुलाई अगस्त में 6 से 7 करोड़ प्रति महीने हो जाएगा। और यह भी आशा है कि सितंबर महीने तक यह 10 करोड़ प्रति माह वैक्सीन की डोजेज बनेंगी। पहले 2 कंपनियां वैक्सीन बनाती थी, आज 13 कंपनीज मैन्युफैक्चर कर रही हैं, और दिसंबर तक 19 कंपनियां मैन्युफैक्चर करने लगेंगी। दिसंबर तक लगभग 200 करोड़ वैक्सीन के डोजेज हम लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। ये हमारा रोड मैप है, इसको हमको सोचना चाहिए। ये हमारा रोड मैप है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं वैक्सीन के बारे में, जो लोग राजनीति करते हैं, लगभग 23,61 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, उनको डोज एडमिनिस्टर हो चुका है। और यह हमको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह फास्टेस्ट पेस पर चलने वाला यह वैक्सीन है, फास्टेस्ट पेस। डेवलप्ड नेशन से भी ज़्यादा तीव्र गति से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। जो डेवलप्ड नेशंस ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन किया, उससे ज़्यादा तीव्र गति से यह हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। हमारी केंद्र की सरकार ने अब तय किया है कि वैक्सीनेशन को फ्री में, मुफ्त में ये वैक्सीनेशन सभी भारतीयों को लगेगा, और ये फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव होगा। इसको भी हमको समझना चाहिए। इस तरीके का कार्यक्रम को आगे लेने का काम किया है। मैं ये भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ इस वैक्सीनेशन के बारे में कि पहले कहते थे वैक्सीन हमें बनाने दो, हमें लेने दो, डिसेंट्रलाइज करो। जब डिसेंट्रलाइज कर दिया तो प्रदेश विपक्ष राजनीति करते हुए कहने लगा हमसे नहीं हो रहा है, अब आप करो। और प्रधानमंत्री जी ने यह सारा वैक्सीनेशन का ड्राइव केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया। इस बात को हमको समझना चाहिए, और हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर माह तक सारे वैक्सीनेशन करने का काम पूरा होने की उम्मीद है। इस तरीके से हम इसको फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तरीके से ले रहे हैं। अगर मैं कोविड मैनेजमेंट की बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, तो आपके यहाँ 7,500 टेस्ट पर डे आजकल हो रहे हैं। ऑक्सीजन बेड्स आपके 165 से बढ़कर के आप 505 हो गए हैं। आपके पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स आपने 7 जगहों पर इस्टेब्लिश किया है। आपकी आईसीयू बेड्स 50 से बढ़ गए हैं, इंक्रीज़ हो चुके हैं। और उसी तरीके से आपने लगभग 1,90,000 लोगों को वैक्सीनेशन का डोजेज दिया है। मैं इसके लिए अरुणाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पेमा खांडू जी को बधाई देता हूँ। छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोरोना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसको आपने आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। मित्रों, इसी समय भारतीय जनता पार्टी भी सारे देश में सेवा ही संगठन है, और सेवा ही संगठन का पार्ट फेज़ 2
इसको हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें हम लोगों ने लोगों की सेवा करने के लिए हमारे करोड़ों कार्यकर्ता लाखों स्थान पर काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि लगभग 1951 जगहों पर हमारे ब्लड बैंक के कैंप्स लगे। उसी तरीके से लगभग 4100 के आसपास हेल्थ सेंटर्स खोले गए। 1 करोड़ से ज़्यादा फेस मास्क बांटा गया। लगभग 40 करोड़ फूड पैकेट्स बांटे गए। उसी तरीके से राशन किट लगभग 20 लाख के आसपास दिया गया। यह सेवा संगठन में सारे देश में काम हुआ है और अरुणाचल प्रदेश भी पीछे नहीं रहा है। फेस मास्क 21,000 आपने बांटे। जो आपने विलेजेस स्कैन किए थ्रू थर्मल स्कैनर्स और ऑक्सीमीटर, वो 1200 आपने स्कैनर्स के माध्यम से आपने स्कैन किया। पीएम किसान सम्मान निधि 14 मई को जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट थी, उसमें हम सब जानते हैं कि 19,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। और जब मैं 19,000 करोड़ रुपए की बात करता हूँ, ये 8वीं किश्त थी जो 14 मई को दी गई। इस तरीके से लगभग 1 लाख करोड़ और 36,000 करोड़, इस तरीके का लगभग 8 किश्तों में किसानों को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए दिया गया है और अरुणाचल भी उससे लाभान्वित हुआ है। इसको हमको समझना चाहिए। जहाँ तक डीएपी का सवाल है, फर्टिलाइज़र का सवाल है, 140% की हाइक, ये सब्सिडी देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और लगभग जो बोरी 2400 रुपये की आती है फर्टिलाइज़र की, वह 1200 रुपये में वह बोरी दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 बोरी तुम खरीदोगे तो 1 बोरी मोदी जी की तरफ से तुमको मुफ्त मिलेगी। यह स्थिति मोदी जी ने किसानों के लिए की है और यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से काम हुआ है। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश में के दृष्टि से या नॉर्थ ईस्ट के दृष्टि से चर्चा करूं, पहले ये प्रधानमंत्री आने के पहले नॉर्थ ईस्ट ये एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि एक निग्लेक्टेड सा एरिया था। इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी दिल्ली की सरकार। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद एक्ट ईस्ट के कार्यक्रम के तहत मेन फोकस में आज है तो वो नॉर्थ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट के लिए काम किया जा रहा है। इसको हमको समझना चाहिए। मोदी जी ने कम से कम पिछले 5 सालों में 30 बार नॉर्थ ईस्ट का भ्रमण किया है और नॉर्थ ईस्ट के कार्यक्रम में गए हैं। नॉर्थ ईस्ट पहले किस बात के लिए जाना जाता था? एक्सट्रीमिज्म के लिए जाना जाता था, ब्लॉकेड्स के लिए जाना जाता था, वहाँ ड्रग्स के लिए जाना जाता था, आर्म्स ट्रैफिकिंग के लिए जाना जाता था, करप्शन के लिए जाना जाता था, कम्युनल टेंशन के लिए जाना जाता था। लेकिन आज अगर अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट जाना जाता है दुनिया में, तो वह कनेक्टिविटी के लिए जाना जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है, वो स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, खेल कूद के लिए जाना जाता है, वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए जाना जाता है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। ये तस्वीर पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदली है। कहाँ इंसर्जेंसी, कहाँ एक्सट्रीमिज्म, कहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग, कहाँ करप्शन, कहाँ कम्युनल टेंशन, उससे निकल करके आज कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट और ग्लोबल दृष्टि से जुड़ने का काम, कनेक्टिविटी की दृष्टि से यह काम नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। मैं आपको यह भी बता दूं कि यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में अरुणाचल प्रदेश को 13th फाइनेंस कमीशन में सिर्फ 89,168 करोड़ मिले थे। लेकिन जब मोदी जी की सरकार 2014 में आई तो 251% का उछाल आया और 251% के उछाल के साथ 3.13 लाख करोड़ रुपए अरुणाचल प्रदेश को मिला है। इस बात को हमको समझना चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी ने वचन दिया और यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश के कल्चरल हेरिटेज को, जो हमारी 27 ट्राइब्स हैं और लगभग 120 सब ट्राइब्स हैं, उनको पूरी की पूरी प्रोटेक्शन दी जाएगी, उनकी पूरी चिंता होगी
और उनके कल्चरल हेरिटेज और कल्चरल एस्पिरेशंस और लैंग्वेज को सुरक्षित रखा जाएगा, उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह की बात भी हमारे गृह मंत्री जी ने कही है और उस तरीके से आगे काम चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत के मुख्य धारा में शामिल है और भारत की मुख्य धारा के साथ साथ विविधता में एकता, इस मंत्र को लेकर के आगे चल रहा है। सिसेरी रिवर पर जो ब्रिज बना उसका इनॉग्रेशन 15 नवंबर 2019 को, उसी तरीके से लोअर दिबांग वैली में अरुणाचल प्रदेश में ये हुआ और उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में 200 मीटर लॉन्ग जो कट डाउन 200 मीटर लॉन्ग जो कट था डाउन, उसको ट्रैवल में पासी घाट में उसको पूरा किया गया। जो आप 5 घंटे में रोइंग करके करते थे उसको पूरा किया गया। इसको भी हमको समझना चाहिए। 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री जी ने 4000 करोड़ रुपए के उन्होंने शिलान्यास किए और उनको और प्रोजेक्ट्स का अनवेल किया, अनावरण किया। एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ईटानगर में सेट किया जा रहा है और यह 2022 में इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। यह पहला एयरपोर्ट होगा कैपिटल सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। उसी तरीके से सेला टनल जो इंश्योर करेगा ऑल वेदर कंटिन्यूटी बिटवीन गुवाहाटी एंड तवांग, इसका भी इनॉग्रेशन 2022 में हो जाएगा और यह ट्रैवल टाइम कम से कम 2 घंटा रिड्यूस कर देगा। एक तो ऑल वेदर हो जाएगा और टाइम को भी ये कम करेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, 16 मार्च 2021 को यही लॉकडाउन की अवस्था में, यही कोरोना के संक्रमण में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसका नेतृत्व और जिसकी चेयरमैनशिप प्रधानमंत्री जी ने की, उसने अप्रूव कर दिया है रिवाइज्ड कॉस्ट एस्टिमेट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम for strengthening of transmission and distribution in Arunachal Pradesh and Sikkim at an estimated cost of 9,129 crores। ये इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन का एक क्रांति लाने वाला कदम है और इसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 9,129 करोड़ का ये स्कीम को मंजूरी दी है और इससे इलेक्ट्रिसिटी का जो वेस्टेज होता था वो भी रुकेगा और ट्रांसमिशन इसमें सुविधाजनक तरीके से होगा। और उसी तरीके से ये जो ग्रिड है, ये कनेक्टिविटी जो है, ये रिमोट और लॉन्ग डिस्टेंस को तक पहुंचाने के, लोकेशंस पर पहुंचाने का काम करेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर मैं प्रदेश सरकार के अचीवमेंट्स की बात करूं तो मैंने पहले कहा कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एट होलोंगी और ये भी कंप्लीट हो गया है। उसी तरीके से मेगा फूड पार्क, इस पर भी काम चल रहा है। उसी तरीके से सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मीट, ये भी जो हुआ था ईटानगर में, जहां 100 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स आए थे और उन्होंने ईटानगर में तो इकट्ठे हुए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इसके लिए भी उन्होंने अपना योगदान किया है। उसी तरीके से दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, इसके तहत 100 एंटरप्रेन्योर्स ने अपने पार्टिसिपेट करके इसको पूरा करने का प्रयास किया है और इसमें लगभग 50 करोड़ के लागत से ये कार्यक्रम होगा। हम उसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश में स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इसको भी लागू कर दिया गया है और मुझे खुशी है कि पेमा खांडू जी के द्वारा सरकार आपके द्वार, इसमें लगभग 421 कैंप्स लगाने का तय किया है और 181 कैंप्स ने 1,80,000 लोगों को कवर कर लिया है। यह बीजेपी गवर्नमेंट की, पेमा खांडू जी की बहुत बड़ी सफलता है। मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं पेमा खांडू जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के साथ ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी ला रहे हैं और उस अकाउंटेबिलिटी के साथ विकास में अपना पूरा योगदान कर रहे हैं। इसके लिए मैं पेमा खांडू जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ईश्वर उनको ताकत दे कि वो अरुणाचल प्रदेश की अच्छी सेवा आगे करें और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, डेवलपमेंट की दृष्टि से एक रोल मॉडल अरुणाचल प्रदेश को बनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं बधाई देता हूं हमारे
वाघे जी को जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, किरण रिजिजू जी को, हमारे सीनियर लीडर तापिर गांव जी को और कार्यकर्ताओं को, अजय जम्वाल जी को, सबको जिन्होंने आज इस कार्यालय के काम में अपने आप को जोड़ा और कार्यालय को आपने सही मायने में स्थापित किया। और मैं फिर कहूँगा केबा डेरे को आपने अच्छे तरीके से स्थापित किया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। आप इस कार्यालय का भारतीय जनता पार्टी उपयोग करेगी, संस्कार देगी कार्यकर्ताओं को। यह परिवर्तन का मूल मंत्र का, एक बीज मंत्र का, ये श्री गणेश करने का ये केंद्र बनेगा, ये इसका मूल स्थान बनेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और इस कार्यालय से हमारे संस्कारित कार्यकर्ता ई लाइब्रेरी से युक्त होकर और ई लाइब्रेरी से जानकारियाँ लेकर के उसी तरीके से कॉन्फ्रेंस हॉल का उपयोग करते हुए सही नीति बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और इस कॉन्फ्रेंस हॉल में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी करेंगे और उनको संस्कार के साथ युक्त करते हुए अरुणाचल प्रदेश की सेवा करेंगे। इसमें मुझे भी जुड़ने का मौका मिला है। मैं अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और इसमें जुड़ने का मौका दिया। साथ ही साथ मुझे खुशी हुई कि आज जब मैंने अरुणाचल प्रदेश के विकास के बारे में जो सरकार कर रही है उसकी भी चर्चा की और साथ ही साथ जो पार्टी काम कर रही है उसकी भी चर्चा की, मुझे यह जान करके खुशी हुई कि किस तरीके से अरुणाचल प्रदेश तीव्र गति से पार्टी भी और सरकार भी लोगों की सेवा में जुटी है। इसके लिए मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।